हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर की स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 12। काफी बड़ा चैप्टर था ये। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलने वाले वेव फंक्शन और उनके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे काफी बातचीत की। लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हमारा एजेंडा दो है: क्वांटम नंबर्स को समझना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारे रूल्स को भी समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आइए क्वांटम नंबर से शुरुआत करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही आता है ना। रेडियल वेव फंक्शन से हमें एन और एल का पता चलता है ना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और है ना, एंगुलर क्वांटम नंबर से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पता चलता है। और एस जो है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है, वो इंसान के दिमाग की उपज है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर होता क्या है, ऐसे मोटा मोटा समझिए, है ना। हर एटम में शेल्स होते हैं। एक शेल में कई सारे सब शेल होते हैं। सब शेल में कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में, सब शेल में, एक शेल में कई सब शेल होते हैं। सब शेल में कई ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। शेल्स के बारे में जिस क्वांटम नंबर से, देखिए, हम जैसे कहीं रहते हैं तो हमारे एरिया सेक्टर नंबर 14, ब्लॉक नंबर 15, फ्लैट नंबर 13, ऐसे ऐसे नंबर्स में हम लोग बातचीत करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के जो एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का जो एक एड्रेस है किसी एटम में, वो नंबर्स के टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, शेल को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन भी कहते हैं, एन से डिनोट करते हैं। सबशेल को हम लोग, है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जिसको एल कहते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से जानकारी मिलती है ना, जिसको हम लोग स्मॉल एम भी कहते हैं। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें फर्क पैदा करने के लिए हम एक स्पिन क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डिफरेंस पैदा किया जा सके। उसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो बेसिकली हमें इन क्वांटम नंबर्स की स्टडी करनी है। आइए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। छोटी क्लासेस में इसको, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। क्या, पहली बात तो बताऊं, ये इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स। शेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, एम, एन। ये जो शेल्स होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि के शेल फर्स्ट शेल है, एल शेल सेकेंड शेल है, एम थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये जो हम पढ़ते थे, यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जो सबसे पहली जानकारी थी, वॉज प्रपोज्ड बाय बोर। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोर। बोर ने इस नंबर के बारे में सबसे पहली जानकारी दी, वॉज प्रपोज्ड बाय बोर। दूसरी चीज, दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, ठीक है, तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बोर्स थ्योरी में हमें एनर्जी का पता चलता है। एनर्जी कितनी हो जाती है? एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n² जूल्स। ठीक है, वेलोसिटी का पता चल जाता है 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n। ये देखिए n है, ये n है ना। रेडियस का पता चल जाता है ना, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n²/z। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का भी पता चलता है, टाइम पीरियड का भी पता चलता है। तो तीसरी चीज क्या सीखी मैंने कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, गिव्स इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट व्हाट, अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, इनके बारे में जानकारी हमें देता है। एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कहां पर? इन बोर्स थ्योरी। ठीक है, बोर्स थ्योरी में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगली चीज क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें, है ना, किसी शेल में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता चलता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि अगर किसी शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने हो, पांचवी बात है, तीसरी, चौथी बात, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
शेल इज इक्वल्स टू 2n²। ठीक है, किसी शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर शेल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, या पहले से भी जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं 2 × 1² 2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड शेल में कितने हो जाएंगे 2 × 2² 4 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड शेल में कितने होंगे 2 × 3² 18 2 8 18 32। ठीक है, डॉट 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 डॉट। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही पूछा 10th शेल, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली, कोई पूछता है तो 10th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 का स्क्वायर 100 × 2 कितना हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यू शुड बी केपेबल ऑफ आंसरिंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, इतनी बातें हो गई। एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसकी बात की जाए, पांचवी चीज। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बातचीत की जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे होते हैं तो वो एक ऑर्बिटल में रहते हैं। अभी आपने देखा था, मैंने ऐसे बॉक्स बना के कहा था एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली हाफ ऑफ द ऑर्बिटल में होता है। अब किसी शेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2n² इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ऑर्बिटल्स में होंगे, हाफ इंटू 2n² ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, यानी ये कट गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो एक शेल में होते हैं, यानी एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक्चुअली n² ऑर्बिटल्स में रहते हैं, यानी n² ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो मुझे अभी अभी समझ में आया कि एक शेल में n² ऑर्बिटल्स होते हैं, एक शेल में n² ऑर्बिटल्स होंगे, तभी तो एक शेल में रहने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स n² ऑर्बिटल्स में रिसाइड करते हैं, यानी एक शेल में n² ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं समझा सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एक शेल में n² ऑर्बिटल का क्या मतलब हुआ। अगर मान लीजिए फर्स्ट शेल है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ये डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन, या मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अगर शेल नंबर 1 है तो कितने ऑर्बिटल होंगे 1² होता ही तो है ना, 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ये सेकेंड शेल में 2² यानी 4 ऑर्बिटल्स होंगे, होते हैं। सेकेंड शेल में 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल में आते हैं, 2s और 2p। ठीक है, कितने ऑर्बिटल हो गए, एक ये 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हो गया। थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे, थर्ड शेल में 3²। तो आप जानते हैं थर्ड शेल में 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। ठीक है, 3s 3p 3p 3d। कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n² ऑर्बिटल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बस इतना ही। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर L। अजीमुथल क्वांटम नंबर को आप है ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, बताऊंगा क्यों क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। और इसको सब्सिडरी है ना क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है L। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली चीज, इट इज डिनोटेड बाय L। सेकेंड चीज, इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था सोमरफील्ड ने। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। ठीक है, सोमरफील्ड ने इसको प्रपोज किया था। तीसरी चीज क्या, L की वैल्यू, ठीक है, हर एक n के लिए, ठीक है, फॉर एवरी n, हर एक n के लिए L की वैल्यू 0 से शुरू होकर है ना कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है। ठीक है ना, n-1 तक जाती है, यानी हर एक n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू अनेक होगी। ठीक है, 0 से शुरू होगी और n-1 तक जाएगी। चौथी बात है ना, ये जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन
अबाउट सबशेल्स, ठीक है, अबाउट सबशेल्स। कैसे, आइए देखते हैं कैसे ये सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पांचवी बात क्या हो जाएगी, अगर आप एल की बात करिए और सबशेल की बात करिए तो इनके बीच में सीधा सीधा रिलेशनशिप है। जैसे स्कूलों में होता है कि रोल नंबर 1 मीन्स एक आदमी, रोल नंबर 2 मैप्स टू द सेकंड पर्सन, ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी होता है। अगर एल बराबर 0 है तो सबशेल होगा एस, एल बराबर 1 है तो सबशेल होगा पी, एल बराबर 2 है तो सबशेल होगा डी, एल बराबर 3 है तो सबशेल होगा एफ, ठीक है, एल बराबर 4 है एस पी डी एफ जी, है ना, एल बराबर 5 है तो क्या हो जाएगा एच, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज और, ना सिर्फ ये सबशेल के बारे में बताते हैं बल्कि जैसे ही मुझे सबशेल के बारे में पता चला इनके शेप के बारे में भी मुझे जानकारी मिल जाती है। शेप के बारे में क्या, स्फेरिकल, डबल नहीं डम्बल, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था, डम्बल। डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल डम्बल, डबल डम्बल। एफ कैसा होता है, लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी सारे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो क्या सीखा, मेरे को एक चीज समझ में आया कि एल जो है ना सिर्फ सबशेल के बारे में जानकारी देता है बल्कि उनके शेप के बारे में भी जानकारी देता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि azimuthal quantum number, azimuthal quantum number also gives, quantum number also gives information about the shape of subshell, shape of subshell। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल की बात करेंगे आप, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज 2 into 12 plus 1, ठीक है, 2 into 12 plus 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सबशेल में। अब इसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर L बराबर 0 है तो इसका मतलब हो गया सबशेल कौन सा हो गया, सबशेल हो गया S, S, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो L बराबर अगर आप 0 रख दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आप L बराबर 1 रखते हैं इसका मतलब P हो गया, P का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर P की बात करिए तो P में कितने हो जाएंगे, L बराबर 1 रखे, 2 1 जा 2 + 1 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और होते भी हैं, P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही आप L बराबर 2 रखिए, D हो जाएगा, D मतलब कितना हो गया, है ना, 2 2 जा 4 + 1 5, 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसलिए D ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऑन द सेम लाइंस, है ना, F ऑर्बिटल में, है ना, लगभग 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी तरह से हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल मिल गया। अगली चीज क्या, अब हम बहुत ही डिटेल्ड बातचीत कर सकते हैं सारी चीजों के बारे में, शेल सबशेल सबके बारे में बातचीत की जा सकती है। क्या, जैसे अगर मैं कहूं कि n बराबर 1, ठीक है, 7th पॉइंट, अगर मैं कहूं कि n बराबर 1 है तो L कहां से शुरू होगा, मैंने कहा कि हर एक n के लिए L की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जाती है, यानी 1-1 तक जाएगी, यानी 0 रहेगी। L बराबर 1 का मतलब कौन सा सबशेल हो गया, सबशेल हो गया S। S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे तो आपको मालूम है 2 into 12 + 1 होता है, यानी, है ना, L बराबर यहां पे 0 रख दीजिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए इसको डिनोट कैसे कहते हैं, इज डिनोटेड बाय हाउ इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय द फैक्ट दैट 1s2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1s2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये सबशेल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मैं इसको n बराबर 2 ले लूं तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 और क्या 1। L अगर 0 होगा
तो एस के सब शेल क्या होगा, एस एन। अगर एन बराबर 2 होगा तो एल की वैल्यू 0 और 1 ही हो सकती है, 0 से शुरू होके एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 तक जा सकती है। एल बराबर 0 मतलब एस, एल बराबर 1 मतलब पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, अगर ये 6 हो जाए तो इसको कहेंगे 2s2 और इसको क्या कहेंगे, 2p6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक पूरा खाका दिखाई पड़ रहा है कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे ही n बराबर 3 है तो L बराबर कितना हो जाएगा, 1 2। L बराबर 0 1 और 2 हो सकता है। L बराबर 0 मतलब P, सॉरी S। L बराबर 0 मतलब S। L बराबर 1 मतलब P। L बराबर 2 मतलब D। S मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 2L प्लस 1, मतलब L की वैल्यू यहां पे 0 रख देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। P के लिए L की वैल्यू यहां पे 1 रख देंगे, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 3s2, इसको लिख सकता हूं 3p6, इसको लिख सकता हूं 3d10। अब ध्यान देने वाली बात है कि ना सिर्फ मुझे शेल, सब शेल और सब शेल, उनमें इलेक्ट्रॉन उनको कैसे क्यों ऐसे डिनोट करते हैं पता चला, बल्कि अब यह भी पता चला कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड शेल में 2 सब शेल हैं, सेकेंड शेल में 2 सब शेल हैं एस और पी, और दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा जो पहला वाला था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे। ठीक है, सेकेंड सब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 नहीं 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। तो ये भी बात कर ली हम लोगों ने कि एक, हम लोगों ने सबशेल के बारे में इतना कुछ जान लिया। ठीक है, अब एक चीज और जाननी है क्या, कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अब तक हम लोगों ने नहीं पता लगाया। ठीक है, लग जाएगा पता। क्या कह सकते हैं हम लोग, मुझे मालूम है कि एक सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, एक सबशेल में 2 इंटू 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक सबशेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, एक सबशेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, मुझे मालूम है सिंस आई नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाफ ऑर्बिटल में होगा। तो 2 इंटू 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि एक सबशेल में होते हैं, ठीक है, एक सबशेल में होते हैं, वो कितने ऑर्बिटल्स में होंगे, हाफ इंटू 2 इंटू 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स में होंगे, ऑर्बिटल्स में होंगे। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 इंटू 2l प्लस नहीं 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स में होंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में होते हैं, ये एक सबशेल में होते हैं, यानी एक सबशेल में 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, एक सबशेल में 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अब मुझे लगभग हर तरह की जानकारी मिल गई। अभी आपने इसी लेक्चर में देखा है कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, ये हम निकाल लेते हैं। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये निकाल लेते हैं। एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये निकाल लेते हैं। एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2n²। एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी तो बात बता दी मैंने। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये मैंने अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाते समय बताया, n²। एक शेल के अंदर कितने सबशेल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, n²। और अभी अभी हम लोगों ने यहां देखा एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक सबशेल के अंदर 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, एक सबशेल के अंदर 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक शेल के अंदर कितने सबशेल होते हैं, ये निकालना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अभी आपने देखा फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल था,
फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था, सेकेंड शेल में 2 सब शेल थे, थर्ड शेल में 3 सब शेल थे। यानी सब शेल निकालना उतना मुश्किल बात नहीं है। एक शेल में कितने सब शेल होते हैं? n सब शेल होते हैं, ठीक है, n सब शेल होंगे। यानी पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, सेकेंड शेल में 2 सब शेल होंगे, पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, सेकेंड शेल में 2 सब शेल होंगे, थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। तो अब मैं बहुत क्लियर हूं हर चीज के मामले में, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किसमें कितने क्या पाया जाता है। मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2n², एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1, एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक शेल में कितने सब शेल होते हैं? n। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। और एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? डायरेक्ट भी आ सकता है, कितना? n², ठीक है। तो ये हमारी एक और इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। लेकिन अभी भी एक चीज और बाकी है, इसका एक नाम और है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्यों है, आइए इसकी बातचीत करते हैं। केमिस्ट्री में एंगुलर मोमेंटम अलग अलग थ्योरी में अलग अलग तरीके से है। एंगुलर मोमेंटम, बोर्स थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम है, उसको सिर्फ हम केमिस्ट्री में एंगुलर मोमेंटम ही कहते हैं। ये बोर्स थ्योरी का में है, बोर्स थ्योरी में। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पक्का वो बोर थ्योरी वाला एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, जो जिसकी वैल्यू होती है n × h/2π। आपने इसको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। 3 नहीं 4 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब हमेशा एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। ये बोर्स थ्योरी हुई। लेकिन एंगुलर मोमेंटम वेव मैकेनिकल मॉडल में या क्वांटम थ्योरी में, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में ये 2 तरह का होता है, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? √L × L+1 h/2π, ठीक है ना, इतना हो जाता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर कोई पूछे आपसे, तो आप कहेंगे √L × L+1 h/2π। और अगर कोई आपसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछे, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, है ना, s × s+1 × h/2π। इसके बारे में मैं आगे आपको स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाते समय बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो हमें जानने की जरूरत थी। ठीक है, तो ये काफी लंबा क्वांटम नंबर था, ठीक है। इस चीज पे खासा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, खासा ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम शब्द थ्योरी टू थ्योरी बदलेगा। बोर्स थ्योरी में एंगुलर मोमेंटम L = nh/2π है, जो कि आज पता है कि बोर्स थ्योरी उतनी सक्सेसफुल थ्योरी नहीं है। ये एक गलत एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती, लेकिन चलता है। अगर आपको कोई सिर्फ एंगुलर मोमेंटम केमिस्ट्री में कहता है, तो आप समझ जाएगा कि वो बोर्स थ्योरी के एंगुलर मोमेंटम यानी, है ना, nh/2π की बात कर रहा है। लेकिन अगर वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करोगे, तो 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अबाउट घूमने फिरने से जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप करता है, उसको हम L × L+1 h/2π कहते हैं। L को इसीलिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर के अलावा भी। और एक और होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो एक इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से डेवलप करता है। इसकी वैल्यू होती है s × s+1 h/2π, जहां s जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, जिसके बारे में हम अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद पढ़ेंगे। तो अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m कहते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो पहली चीज इज डिनोटेड बाय m, ठीक है, इसको m से डिनोट किया जाता है। सेकेंड थिंग क्या? वॉज प्रपोज्ड बाय लिंडे, ठीक है, वॉज प्रपोज्ड बाय लिंडे, ठीक है, इसको लिंडे ने प्रपोज किया था, ठीक है। ये क्या बताता है मैं बताऊंगा, पहले ये क्या होता है जानिए। हर एक L के लिए, ठीक है, फॉर एवरी L M रेंजेस फ्रॉम, M कहां से कहां तक रेंज करता है? -L से
-1 फिर 0 फिर 1 से प्लस एल, ठीक है ना, प्लस एल, यानी ये एल नंबर्स हैं, ये एक नंबर है और ये एल है। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो 2l + 1 जो वैल्यू आती है वो कहां से आती है, जो अभी पिछले क्वांटम नंबर में मैंने जगह जगह इस्तेमाल किया था, 2l + 1 ये कहां से आता है, ठीक है। इतने तो क्वांटम नंबर है। अच्छा, मैं एक बात यहां बताता हूं, चलिए 0.0, ठीक है। m डिनोट्स ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। और आपको मालूम है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हर एक l यानी सबशेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2l + 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहां से पता चलता है कि हर एक सबशेल के लिए 2l + 1 ऑर्बिटल होंगे, और अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2l + 1। तो मैं कह सकता हूं चौथी बात, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इन ऑर्बिटल्स में, × 2, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे यहां से भी पता चल जाता है कि एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 2l + 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज 2 × 2l + 1। मैं फिर समझाऊं, एक सबशेल में 2l + 1 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतने ऑर्बिटल में कितने होंगे, इतना × 2, इतना × 2, इतने इलेक्ट्रॉन्स इन सारे ऑर्बिटल्स में हैं, जो कि एक सबशेल में, यानी एक सबशेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल इज दिस, ठीक है। अच्छा, आइए इन चीजों को समझते हैं, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम यहां से शुरू कर सकते हैं, n1 l। तो आपको मालूम है हर एक n के लिए l की वैल्यू 0 से शुरू होकर n-1 तक जाती है, ठीक है। l अगर पता चल गया तो m की वैल्यू भी पता चल गई। m क्या होगा, m -0 से +0 थ्रू 0, यानी सिर्फ 0 होगा, ठीक है। ये एक चीज आ गई, इसको 1s कहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है s और एक ही ऑर्बिटल है ये m = 0, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, एक ही ऑर्बिटल है ना, s और m = 0 ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। s सब शेल हो गया। 2 लिखो, 2 लिखने पर l की 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। l की 2 वैल्यूज आएंगी, 0 और 1। l = 1 के लिए m = अगेन 0 हो जाएगा, लेकिन l = 1 के लिए m की 3 वैल्यूज आएंगी, m = -1 0 +1, ठीक है। तो आप इसको 2s कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, py। ध्यान रखिएगा l = 0 को हम हमेशा pz कहेंगे, ठीक है। pz ये फिक्स होता है, ठीक है। इस चीज को व्यूअर्स याद रखें, l = 0 जो है, अगर l = 1 हो और m = 0 हो तो pz होता है। बाकी 1 और -1 आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इसको px रखते हैं, इसको py ले सकते हैं, इसको py लेंगे तो इसको px ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो क्या सीखा, सेकेंड शेल में 2 सबशेल हैं और 4 ऑर्बिटल्स हैं। पहले सबशेल में एक ऑर्बिटल है, m = 0, और सेकेंड सबशेल यानी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के पता चलने से मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन का भी पता चल रहा है, ठीक है, कि किस दिशा में है, इनकी दिशा का पता चल रहा है, ठीक है। और पता चलेगा अगर l = 3 लेंगे, n = 3 लेंगे, l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 और 1 तो हम लोगों ने देख लिया, 2 देखते हैं। अगर l 2 होगा तो m की वैल्यू 5 आएंगी, 5 तरह की वैल्यूज आएंगी m की। कौन कौन सी, -2 -1 0 1 2। 0 फिक्स होता है, क्या हो जाएगा, dz²। बाकी फिक्स नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है -2 मतलब dxy, -1 मतलब dyz, +1 dzx, और हो सकता है कि +2 मतलब dx² - y², ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है। तो एक जानकारी और मुझे पता चली, क्या, कि अगर l = 1 है और m = 0 है तो वो pz होगा, यानी z डायरेक्शन में होगा, z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अगर l = 2 है, यहां पे l = 2 है और तब m = 0 अगर होगा, देखिए m = 0 दोनों है, m का अकेले कोई वजूद नहीं है अगर l क्लियर नहीं है, ठीक है। किस सबशेल के तुम ऑर्बिटल हो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर l = 1 है, m = 0 है तो pz हो जाएगा। l = 2 है, m = 0 है तो हम इसको क्या कहेंगे,
जेड स्क्वायर, ये भी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पता चली क्या, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब दिशा, अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के बारे में हमें काफी जानकारी इनसे मिलती है। ठीक है, तो अब एक क्वांटम नंबर और बच जाता है, कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। आइए उसको भी देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर एस। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। हाँ, इसके बारे में सबसे पहले गाउड-स्मिथ एंड एल्हेनबेक नाम के दो साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है ना, प्रपोज किया था इसको। ये आपको है ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिनोट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिनोट करता है। मतलब क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, या एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा हो। ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो अकॉर्डिंगली इनको एक स्टेट, स्पिन स्टेट दे दिया गया है, स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट करने के लिए दे दिया गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आज के बाद हम उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहेंगे, -12। अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती है तो हम उसे कहेंगे +12। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये +12 -12 ही क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में तो क्वांटम मैकेनिक्स के जा नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अभी आप इतना समझिए कि किसी भी चीज का जो स्पिन होता है वो होता है ±1 बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रिक्वायर्ड टू रीच ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट तक पहुंचने के लिए जितने बार रेवोल्यूशन करना पड़े वो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कहलाता है। ठीक है, स्पिन कहा जाता है। तो ये चीज फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या, मैं समझाता हूं। अगर कोई चीज है ना, ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसा है, तो इसका स्पिन क्या होगा। तो मुझे मालूम है कि ओरिजिनल स्टेट में पहुंचने के लिए इसको एक बार जब आप पूरा घुमाएंगे तब ये फिर ऐसा ही दिखाई पड़ेगा जैसा दिख रहा है, यानी 1/1 रेवोल्यूशन। तो इसके दो क्वांटम नंबर हो जाएंगे, +1 -1, +1 -1। ठीक है, +1 -1 जाए। अगर मैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं, ऐसा, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे एक ही आधा बार घुमाने से ये हाफ टाइम, इसको 180 घुमा दो, इसको A कहो, इसको B कहो, ये 180 घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अगेन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, यानी इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, कितने रेवोल्यूशन लग रहे हैं इसको, 1/2, +1/2 -1/2 इंप्लाइज इनका स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा +2 और क्या, -2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज है जिसको दो बार अपनी एक्सिस पे घुमाने पर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्वांटम नंबर +12 और -12 हो जाता है। ठीक है, रियल जिंदगी में इसका कोई है ना एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं है जो दो बार रेवोल्यूशन से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आता हो। ठीक है, लेकिन इस क्वांटम नंबर का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को आप अपनी एक्सिस पर दो बार जब रोटेट करेंगे तब जाके है ना उसका जो स्पिन दो बार रोटेट करेंगे तब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये स्पिन का मतलब हो गया। अगली चीज क्या, मैग्नेटिक। ठीक है, छठी चीज क्या, नहीं डी पॉइंट डी क्या, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है और चार्ज के घूमने से ही मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है ना, चार्ज के घूमने से ही मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। मान लीजिए दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको ई कहते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर, अंगूठा हमारा जिधर जा रहा है, ठीक है,
इस तरफ नॉर्थ होता अगर पॉजिटिव होता तो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो नॉर्थ कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक डेवलप करती है, और इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मैग्नेट की तरह, उसके रेवोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन खुद एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, मतलब इसी में से एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, चूंकि ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इसलिए इसके वजह से बनने वाला मैग्नेट दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट होगा। जैसे इस छोटे से चार्ज को एक यूनिट कह लिया 1e, ठीक है, ऐसे इस सबसे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट को एक यूनिट कह देते हैं, हम क्या कहते हैं इसे, बोर मैग्नेटन। ठीक है, इसे बोर मैग्नेटन कहा जाता है, यानी म्यू इज इक्वल्स टू 1 BM, बोर मैग्नेटन, जिसकी वैल्यू निकालने पर आती है 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन के अपनी जगह पे स्पिन करने की वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंट जन्मता है। ठीक है, और किसी एटम में ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, ठीक है ना, वो होता है N इंटू N+2 बोर मैग्नेटन। ठीक है, बोर मैग्नेटन कहा जाता है, वेयर N इज नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई, ये म्यू की वैल्यू कहां से, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आपका हो जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसकी वैल्यू निकल के आती है EH बाय, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है EH बाय 2πmc √s इंटू s+1। ठीक है, ये निकल के आता है। इट इज नॉट इन द कोर्स, आपको नहीं जानना तो भी आप चलेगा। ठीक है, नॉट इन कोर्स। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है वो 1 बोर मैग्नेटन होता है, और ये किसी भी एटम के अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना डेवलप करेगा, क्योंकि एक एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, कुछ न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, इन सबका क्यूमुलेटिव मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इतना निकल के आता है, जहां N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसको पहले, या सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ा है कि अगर म्यू 0 है तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है, और अगर म्यू 0 नहीं है तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। देखिए, ये जानकारी का क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा अभी लगे हाथों बता दी, जब बात चली है तो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या, और दो चीजें हमसे अक्सर क्वेश्चंस के दौरान पूछी जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज टोटल स्पिन वैल्यू, टोटल स्पिन वैल्यू, इस पे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं हर तरह के एग्जाम्स में, है ना। टोटल स्पिन वैल्यू आज कितनी होगी, तो टोटल स्पिन वैल्यू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। मान लीजिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन है, ये 2p3 है। अब यहां पे कितना है, 1s2 2s2 2p3 है। तो अगर कोई पूछे टोटल स्पिन वैल्यू, तो एक्चुअली वो यही पूछ रहा है कि सबके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू का सम कितना होगा। इसका कितना हो जाएगा, +½ इसका कितना हो जाएगा, -½ +½ -½ +½ +½ ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सब एक दूसरे को कैंसिल करें, जितने भी पेयर्ड लोग हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी +½ इंटू 3, यानी +3/2। ये माइनस भी हो सकती थी, क्योंकि इन तीनों को आप ऑपोजिट स्पिन में भी रख सकते हैं। ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उस केस में टीएसवी की वैल्यू हो जाती -½ इंटू 3, यानी -3/2। इसलिए टोटल स्पिन वैल्यू की वैल्यू क्या प्रपोज की जाती है, n इंटू +-½ where n is equals to number of unpaired electron। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, n is number of unpaired electron। तो कभी आज के बाद आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी एटम की टोटल स्पिन वैल्यू कितनी है, तो आप समझ जाइएगा आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू +-½ कर देंगे, टोटल स्पिन वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या पूछी जाती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर आपसे कोई स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछता है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस में अक्सर मिल जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है,
स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो 2 इंटू टोटल स्पिन वैल्यू प्लस 1 है ना? क्या है कैसे है छोड़ दीजिए, ठीक है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप। अगर कभी आपसे टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा जितना आपकी टोटल स्पिन वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके आप 1 जोड़ देंगे। मतलब इसी नाइट्रोजन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? अगर इसकी टोटल स्पिन वैल्यू प्लस 3/2 है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू प्लस 3/2, ये टोटल स्पिन वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में सारी जानकारी जितनी मुझे मालूम है मैंने आपको दी। मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया। आइए एक दो क्वेश्चन करके इसको और क्लियर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स associated with principal quantum number equal to 3। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि अगर क्वांटम नंबर 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ठीक है, n बराबर 3 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अभी थ्योरी में मैंने बताया कि एक शेल में सबशेल्स होते हैं, कितने सबशेल्स होते हैं? n। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l प्लस 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तो बताया और मैंने ये भी बताया कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? n स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n स्क्वायर, है ना? अभी इस लेक्चर नोट में मैंने बताया, वीडियो लेक्चर में बताया इसी, तो यहां पे आप n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि, आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूजिंग SPDF notation, describe the orbitals with following क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा क्या है? A n बराबर 2 l बराबर 1, B n बराबर 4 l बराबर 0, C n बराबर 5 l बराबर 3 और D n बराबर 3 और l बराबर 2। ठीक है, बहुत इजी है। n2 मीन्स 2, l1 मीन्स p, 2p। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2p हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 l बराबर 0 मतलब क्या हो गया? s, 4s। n बराबर 5 मतलब 5 हो गया, l 0 1 2 3 s p d f 5f, ये 5f हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब n बराबर 3 हो गया, l बराबर 2 मतलब 0 से शुरू होगा हमेशा, 0 1 2 s p d 3d ऑर्बिटल के बारे में बातचीत की जा रही है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the angular momentum of an electron in 4s subshell। 4s सबशेल, ठीक है, 4s सबशेल में एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन का। आ जाएगा सॉल्यूशन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h बाय 2 पाई। अगर कोई 4s सबशेल में है तो l बराबर उसका कितना हो जाएगा? 0। अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाए तो आप यहां पे लिख सकते हैं अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई, है ना, दैट इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता 3p सबशेल के लिए, पार्ट बी, मान लो पार्ट ए है 4s सबशेल, ठीक है, पार्ट बी अगर कोई कहता 3d सबशेल के लिए, 3d सबशेल के लिए आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, आ जाएगा। फिर वही सेम फॉर्मूला l इंटू l प्लस 1 h बाई 2 पाई। ठीक है, d है ना, d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 s p d 0 1 2 2, l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहां आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 h बाई 2 पाई, यानी 3 2 6, अंडर रूट 6 इंटू h बाई 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन
electron in a particular subshell is root 5 h by pi, then find the maximum number of electrons, which may be present in a subshell, present in the subshell, ठीक है, सबशेल. अच्छा, कह रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल इज इतना, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सबशेल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए. आपको पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, L इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू एच बाई पाई. ठीक है, एच बाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट. स्क्वायर कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा, है ना, स्क्वायर करने पे आ जाएगा L इंटू एल प्लस वन इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 और इंटू 4, 5 4 20. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जरूर 4 होगा, तभी तो ये 5 होगा, तो ये 20 आएगा. यानी L बराबर कितना हो गया, 4. L बराबर 4 मतलब क्या, 0 1 2 3 4 S P D F G. ये G ऑर्बिटल है. ठीक है, G ऑर्बिटल है, L बराबर 4 है. तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आपको मालूम है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी सबशेल में कितने होते हैं, 2 इंटू 2L प्लस 1. अभी मैंने थ्योरी में बताया, यानी 2 इंटू L की वैल्यू कितनी हो गई, 4. 4 प्लस 1, 4 to the 8 plus 1 9, 2 into 9, that is what, 18 electrons. तो ये क्वांटम नंबर की तो स्टडी पूरी हो गई हमारी. ठीक है, आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की कोशिश करते हैं.